वेलकम इन दिस क्लास। हम इसमें NIOS का सैम्पल पेपर डिस्कस करेंगे, ठीक है, जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा। वी विल ट्राई टू डू इट इन वेरी शॉर्ट टाइम। तो जल्दी से करने की कोशिश करेंगे ताकि आप इसका रिवीजन भी कर सकें। आप इसे 2x पर भी स्पीड पर लगा के चेक कर देख सकते हैं, बाकी मैं तेज़ करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो चलिए, पहले हमारे यहाँ MCQs होंगे। तो एज़ यूजुअल जो बाकी जो होते हैं, जैसे कि बाकी पेपरों में होता है, वैसे ही हमारे कुछ MCQs होंगे। तो जैसे इसमें पूछा है कि योग जो है निम्नलिखित किस शब्द से बना है, तो योग जो है वो युज शब्द से बना है। इसका हिंदी नहीं हो पाया तो युज शब्द से मिलके योग बना है, योग शब्द जो है, ठीक है। तो आपको फिजिकल एजुकेशन के अंदर ना साथ में योगा भी लिखा हुआ है, आप देखेंगे अपने पेपर के अंदर, तो योगा भी मेंशन है कि योगा, ठीक है, योग। तो आपको एज यूजुअल वेटेज योग को भी देना है। चलिए आगे चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो पतंजलि योग सूत्र, जो पतंजलि योग सूत्र है, ठीक है, वो किस काल में लिखा गया? तो इसका करेक्ट आंसर है सूत्र काल में। वैदिक काल में सारे वेद लिखे गए, और ये पूर्व वैदिक काल यानी वेदों से पहले के टाइम की बात कर रहे हैं। मध्यकालीन तो वो जो हमारे पास जो आक्रांताओं का शासन था, तो उस वाले की बात कर रहे हैं, ठीक है, जो मुगल काल था। और फिर इसके बाद हमारे पास है कि भाई खेल संगठन, तो इसकी फुल फॉर्म बतानी है। नहीं, इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो ये नेताजी सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स करके ये इसका फुल फॉर्म है। हाँ, तो आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ है। फोर्थ क्वेश्चन क्या है कि BMR का क्या अर्थ है? तो BMR इज रिलेटेड टू बंसल मेटाबॉलिक रेट, बेसल मेटाबॉलिक रेट, ओके, नॉट बंसल। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जॉगिंग ऑन द स्पॉट, तो जॉगिंग ऑन द स्पॉट व्यायाम आमतौर पर किसके लिए किया जाता है? ठीक है, तो ये जो है आपके पास चार ऑप्शन है कि आप किसके लिए करते हैं जॉगिंग ऑन द स्पॉट। तो इसे हम वार्म अप के लिए करते हैं, जो आप कोई भी काम करेंगे और उसके लिए, जैसे आपने किसी भी काम के क्या परेड करनी है आपको, तो परेड करने से पहले आपके साथ आपको 20 मिनट का या फिर 10 to 20 मिनट्स आपको वार्म अप कराने के लिए कुछ एक्सरसाइज करवाई जाएंगी ऑन द स्पॉट्स। मतलब कोई भी आप गेम खेल रहे हैं तो उससे पहले आपको वार्म अप कराया जाता है। तो वार्म अप के क्या तरीके होते हैं? आप तेज़ी से वार्म अप किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है, आप तेज़ी से वार्म अप किस तरह से करेंगे? तेज़ी से वार्म अप करने के लिए आपको ये चार ऑप्शन दिए हैं कि भाई क्या करता है। तो ये रक्तचाप जो है हमारा, जो उसको घटाता है, रक्तचाप घटाता है। इसका करेक्ट ऑप्शन ये है कि वार्म अप करने से क्या होता है, तो रक्तचाप जो है आपको कम कर देता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा व्यायाम जो है आइसोलेशन, अच्छा इसका हिंदी नहीं हो पाया, तो आइसोमेट्रिक कंसंट्रेशन का उदाहरण नहीं है, ठीक है। तो जैसे कि इसमें दीवार को धक्का देना, पुलअप्स या फिर फ्लैक्स या फिर भुजंगासन, तो इसका है पुलअप्स, जो है वो कंसंट्रेटेड नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, दैट इज पुलअप्स। चलिए, शारीरिक शिक्षा को डैश मात्रा में मापा जाता है। तो शारीरिक गतिविधि को हम किस कौन सी यूनिट में नाप सकते हैं? तो शारीरिक यूनिट को हम सेकंड्स में नापते हैं, ठीक है। गतिविधियों को हम सेकंड्स में, यानी कि टाइम का जो छोटी यूनिट है सेकंड, तो उसमें हम इसको नाप सकते हैं। दालों में कौन सा तत्व जो है अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो दालों के अंदर आपके पास क्या क्या पाया जाता है? चार ऑप्शन है आपके पास। तो जनरली दालों में जो होता है ज़्यादातर प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। तो बी जो है वो करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन से टूर्नामेंट में व्यक्ति या टीम को मैच हारने के बाद दूसरा मौका नहीं मिलता? तो किस में कौन सा ऐसा मैच होता है जिसके अंदर व्यक्ति जो है एक बार हार जाए तो फिर उसको दूसरा मौका नहीं मिलता? तो जिसे हम कहते हैं नॉकआउट टूर्नामेंट, यानी कि जिसमें एक बारी खेलने पर आपको अगर हार गए तो बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की तरफ 11th क्वेश्चन। नॉकआउट टूर्नामेंट, ठीक है, नॉकआउट टूर्नामेंट में टीमों की संख्या होने पर बाई की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। तो 8 अगर हैं लोग हैं, मतलब 8 टीमें हैं,
तो फिर उसमें नॉकआउट की संभावना आवश्यकता बिल्कुल नहीं होती, बाई की आवश्यकता नहीं होती। तो बाई का मतलब समझ लीजिए ऐसा होता है कि अगर मान लीजिए 3 टीमें गई तो 3 टीमें आपस में मैच नहीं खेल पाएंगी, तो इसके लिए हमें 4 टीमें चाहिए होता है। यानी कि एक बार में 2 टीम मैच खेलेंगी, तो ए और बी के साथ खेलेगी और सी और जो है डी के साथ खेलेगी। इन केस मान लीजिए ए बी सी ही पहुंच पा रहे हैं तो डी को भी बाइक दे के आगे कर दिया जाएगा। ठीक है, इसको हम आगे और सही से समझेंगे। तो कुंडली जागरण निम्नलिखित में से किसे से संबंधित है? तो कुंडली जागरण जो है वो एक हठ योग से संबंधित है, एक तरह का हठ योग है, अवेकिंग ऑफ कुंडली। योग में श्वासन यानी ब्रेथ कंट्रोल के माध्यम से महत्वपूर्ण ऊर्जा और जीवन शक्ति के विस्तार के उपयोग को समझाने की तकनीक को कहा जाता है। कौन सी तकनीक को क्या कहा जाता है? इसको हम प्राणायाम कहते हैं। ठीक है, तो ये एक प्राणायाम है। देखिए ये है यम, नियम, प्राणायाम और आसन। ठीक है, तो इसमें इसका आंसर होगा कि प्राणायाम कहा जाता है। ठीक है, ये प्राणायाम चीज़ें होती हैं। उस प्राणायाम की पहचानिए जो मधुमक्खियों की विशिष्ट भिनभिनाहट की आवाज़ से मिलता है। तो वो कौन सा प्राणायाम है? ये ब्राह्मी का प्राणायाम है, जिसमें हमें घन की आवाज़ निकालनी होती है। ठीक, गले से आवाज़ निकालते हैं। निम्नलिखित में से महत्वपूर्ण नाड़ी को पहचानिए। तो जो नाड़ी है उसको पहचानना है। सबसे महत्वपूर्ण क्या है हमारे पास? ये 5 तरह की चार ऑप्शन दिए गए हैं। 4 तरह की नाड़ियों को बताया गया है, 3 तरह की नाड़ियों को बताया गया है। चौथा है कि उपमें से कोई भी नहीं। तो इसमें सुग्रम जो है, सुषमा नाड़ी जो है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट नाड़ी है हमारी। तो आपको दिया गया है, इसके अंदर हमें फिल करना है। ठीक है, तो मैग्नेथीज ने डैश काल में भारत का दौरा किया और डैश के लिए शारीरिक प्रशिक्षण की एक महत्वपूर्ण प्रणाली का उल्लेख किया। तो चंद्रगुप्त के टाइम पे आया था मैग्नेथीज, और इसने सेना के बारे में, ठीक है, सेना के बारे में जो है एजुकेशन को इम्पोर्टेंट माना था। कौन सा? फिजिकल एजुकेशन को। ठीक है, तो आपको निम्नलिखित कथनों में सत्य या असत्य की पहचान करनी है। तो सीखने के लिए 4 डोमेन को में विभाजित किया जाता है क्या? बिल्कुल नहीं, ऐसा ये असत्य वाला कॉन्सेप्ट है कि सीखने की प्रक्रिया को हम 4 डोमेन में विभाजित नहीं करते। तो अगला, शिक्षण संबंधी शिक्षण दृष्टिकोण प्रशंसा और अफर्मेटिव डोमेन के अंतर्गत आते हैं। तो बिल्कुल सही है, कैसे आते हैं। नेक्स्ट, रिक्त स्थान भरें। भारत में स्कूल हेल्थ प्रोग्राम में डैश से शुरू किया गया है, कारक होता है। तो भारत में स्कूल प्रोग्राम 1940 में शुरू किया गया है, जो कि स्वास्थ्य जोखिम से जुड़ा है। रिक्त स्थान भरें। योग आहार को मुख्य रूप में 3 प्रकार में वर्गीकृत किया जाता है, जिसमें 3 है। तो आप देखेंगे जिससे कि आपको पता चल जाता है कि जैसे कि एक सात्विक भोजन होता है और एक तामसिक भोजन होता है। यानी मसालेदार खाने को हम तामसिक भोजन कहते हैं। सात्विक खाना जो ज़्यादा मसालों से रहित होता है, जिसमें मसाले ज़्यादा नहीं होते। ओके, वंस अगेन। तो निम्नलिखित का मिलान करना है और मिलान किया हुआ ही अच्छा आंसर के साथ है। ठीक है, तो वसा में घुलनशील जो विटामिन होते हैं वो विटामिन बी और सी होते हैं। पानी में घुलनशील जो होते हैं ए, डी, ई और के होते हैं। ठीक है, तो इसको आप याद रखना, किसी भी प्रकार से इसमें पूछा जा सकता है कि कौन सा जो पानी में घुलने वाला वसा है और कौन सा जो वसा है वो विटामिन के साथ घुलने वाला है। ठीक है, अब हमारे पास है ये सवाल है कि एरोबिक्स एक्सरसाइज जो है एनाएरोबिक एक्सरसाइज जो है आर द परफॉर्म्ड फॉर द डैश ड्यूरेशन ऑफ द टाइम एंड विद द कंसिस्टेंसी ऑफ द सपोर्ट। तो एरोबिक्स जो है किस टाइम के लिए किया जाता है, कितने टाइम के लिए किया जाता है? तो शॉर्ट टाइम के लिए किया जाता है। और किसके लिए किया जाता है? फॉर द ऑक्सीजन की प्राप्ति के लिए किया जाता है, कम समय के लिए, और ऑक्सीजन की प्राप्ति के लिए एनारोबिक व्यायाम जो है वो किया जाता है। निम्नलिखित कथनों को सत्य और असत्य को पहचानना है। तो इंटरमिन्यूअल की तुलना में एक्स्ट्रा मिन्यूअल प्रतियोगिता करना कठिन है। तो बिल्कुल सत्य है। ठीक है, एक्स्ट्रा मिन्यूअल की तुलना में और का प्रबंधन करना बहुत कठिन है। तो ये असत्य बात है। ठीक है, चलिए आगे। रिक्त स्थान भरें। तो राइस में आर का मतलब रेस्ट और आई का मतलब आइस है। तो सी का मतलब
कंप्रेंशन एंड ई का मतलब एलिवेशन, तो संपीड़ित और ऊंचाई हिंदी में कहेंगे इसे, कंप्रेशन और ई फॉर एलिवेशन यानी ऊंचाई। तो ये राइस की फुल फॉर्म की तरह बताया गया है। प्राणायाम के 3 घटक, तो हमें प्राणायाम के तीन घटक बताने हैं। तो रोचक मतलब पूरक पहले से दे रखा है, पूरक लिख रखा है मेरे क्वेश्चन में, ठीक है। तो इसमें रेचक और कुंभक, तो रेचक एंड कुंभक ये 2 और इसके पार्ट हैं, रेचक एंड कुंभक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। तो अच्छा, ये हमें बताया गया है, मिलान करना है, दैट इज क्वेश्चन 25 नंबर। इसमें बोला है शांत करने वाला प्राणायाम कौन सा होता है, शीतल करने वाला प्राणायाम कौन सा होता है, तापक प्राणायाम कौन सा होता है और संतुलन वाला तापमान प्राणायाम कौन सा होता है। तो इसमें 2 ऑप्शन दिए हैं हमें, सूर्यभेदी और भ्रमरी, तो इन दोनों के साथ हमें मिलान करना है। तो शांत करने वाला जो होता है वो भ्रमरी आसन होता है, ठीक है। शीतलन प्राणायाम कौन सा होता है, तो सूर्यभेदी होता है, ठीक है। और इसके हम डिटेल में एक बार देख लेते हैं कि कौन सा किस तरफ से को जाता है। तो शांत करने वाला जो होता है वो भ्रमरी होता है, शीतलन वाला जो है शीतलकारी होता है, तापक वाला सूर्यभेदी वृत्तिका होता है और संतुलन वाला नाड़ी शोधन होता है, ठीक है। तो इस तरह से जो है हमारे योग को क्लासिफाई किया गया है। जीत और हार दोनों में एथलीट अच्छे स्पोर्ट्समैनशिप, हाँ तो ये स्पोर्ट्समैनशिप को लेकर सवाल पूछे जाते हैं। स्पोर्ट्समैनशिप का प्रदर्शन कैसे कर सकते हैं, इसके 2 उदाहरण बताइए। तो जीत में वो क्या करते हैं कि अपनी एथलीट की जीत विरोधियों को स्वीकार करें, उनको श्रेय दें, उनके साथ साझा करें और अहंकार से बचकर विनम्र दिखना होता है। और हार में वो शालीनता का प्रदर्शन करें और जो जीत गया है उसको बधाई देते हैं और लचीलेपन और सम्मान के साथ चुनौतियों से सीखते हैं, किस प्रकार की चुनौतियां आ रही हैं इन सबसे सीखते हैं। हाँ ठीक है। अष्टायोग के 8 चरण के नाम बताइए और उन्हें महर्षि पतंजलि के नाम से पहचाना जाता है। तो इसमें अथवा क्वेश्चन नहीं, ये अलग है। तो आपको अष्टांग योग के बारे में बताना है। तो अष्टांग योग मतलब 8 तरह के योग बताए गए हैं। पहला यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, साधना और समाधि। तो ये 8 तरह के अष्टांग योग बताए गए हैं और महाशय द्वारा पहचाने गए 5 नियमों के बारे में बताना है। तो पहला ये नियम क्या है, नॉन वायलेंस यानी अहिंसा। दूसरा सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह यानी अपरिग्रह का मतलब होता है धन का जमा ना करना, ठीक है। धन का जमा जो होता है वो निषेध होता है। स्कूल कार्यक्रम के कोई 2 मत को बताने हैं कि स्कूल हेल्थ प्रोग्राम को लेकर किस प्रकार। तो इसमें स्कूल के अंदर स्वास्थ्य सेवाएं दी जाती है, स्कूल के अंदर स्वस्थ पर्यावरण की बात की जाती है। पौष्टिक आहार की अवधारणा को स्पष्ट करें। तो यौगिक आहार की अवधारणा को बताना है हमें। तो यौगिक आहार क्या होते हैं। यौगिक आहार को एक खाद्य पदार्थ के रूप में परिभाषित किया जाता है जो यौगिक अभ्यासों और आध्यात्मिकताओं प्रगति के लिए अनुकूल होते हैं। योग आहार के मुख्य रूप से 3 प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है, सात्विक, राजसिक और तामसिक, ठीक है। इस खाने को हम 3 चीज़ों में बांट सकते हैं। शारीरिक स्वास्थ्य की अवधारणा का वर्णन करें। अच्छा, अथवा करके भी साथ में ही क्वेश्चन है कि खेल और प्रशिक्षण के लक्ष्य की व्याख्या करें। तो शारीरिक स्वास्थ्य बिना समुचित थकान के रोजमर्रा के काम के करने की क्षमता को शारीरिक स्वास्थ्य कहा जाता है। इसमें क्षमताओं की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है ताकि कोई व्यक्ति दैनिक दिनचर्या को आसानी से कर सके, खेल प्रतियोगिताओं के दौरान शारीरिक चुनौतियों का सामना कर सके, ठीक है। तो इसके लिए क्या किया जाता है कि भाई इनको बताया जाता है कि शारीरिक स्वास्थ्य के किस प्रकार से हम रख सकते हैं और जो है दैनिक दिनचर्या के काम करने के लिए हमें ये ऊर्जा भी प्रदान करता है, ठीक है, ताकि आप अच्छे से अपनी शारीरिक जो ज़रूरतें हैं उसको पूरा कर सकें और आपके पास पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा हो कि आप खेल प्रतियोगिताओं के दौरान शारीरिक चुनौती का सामना कर सकें। इसलिए आपका शारीरिक स्वास्थ्य होना बहुत आवश्यक है। खेल प्रशिक्षण के व्याख्या करनी है कि आखिर स्पोर्ट्स के लिए हमें ट्रेनिंग की आवश्यकता ही क्यों है। तो किसी व्यक्ति या टीम के शीर्ष फॉर्म हासिल करने और चयनित प्रतियोगिताओं में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रशिक्षित करना होता है,
ठीक है। तो इसके लिए हमें ट्रेनिंग को ज़रूरी है ताकि हम अपना बेस्ट पोटेंशियल निकाल पाएँ, ठीक है। और जो हम एक फॉर्म की बात करते हैं तो फॉर्म में लोगों और अपने अच्छा प्रदर्शन कर सकें, अपने प्रदर्शन को बेहतर तरीके से दिखा सकें। एरोबिक और एनारोबिक व्यायाम में अंतर बताना है कि एरोबिक और एनारोबिक व्यायाम कौन से होते हैं। तो एरोबिक व्यायाम वो होते हैं जो ऊर्जा उत्पादन के लिए ऑक्सीजन शामिल होती है, तो इसमें ऑक्सीजन को शामिल किया जाता है और यह जो है श्वसन शक्ति को बढ़ा देता है। इसमें हृदय वाहिनी पाली में सुधार होता है, ठीक है। ऐसे ही एनारोबिक व्यायाम, तो ऊर्जा उत्पादन के ऑक्सीजन शामिल नहीं होती है इसके अंदर, एनारोबिक में ऑक्सीजन शामिल नहीं होती और यह शक्ति बढ़ाता है लेकिन हड्डियों के घनत्व में सुधार करता है और मांसपेशियों का भी निर्माण करता है। तो ये होता है एनारोबिक। किन्हीं पांच प्रकार के हमें समन्वयकता क्षमताओं को कोऑर्डिनेशन एबिलिटी को बताना है, कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी को बताना है। तो पहला अभिनयन क्षमता और अनुकूलन क्षमता यानी कि कॉपिंग एबिलिटी, संतुलन क्षमता यानी कि बैलेंस एबिलिटी, विभेदन क्षमता, ठीक है, डिफरेंस एबिलिटी, लक्ष्य लयबद्धता, ठीक है। इन सब चीज़ों को हमें इसमें ध्यान में रखना है। इसमें से किसी एक दो को भी संक्षेप में आप समझा देंगे तो आपका काम चल जाएगा, ठीक है। इसके बारे में ज़्यादा नहीं लिखना है। खेल प्रशिक्षण के किन्हीं 3 सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। तो खेल प्रशिक्षण के लिए कोई भी 3 सिद्धांत हो सकते हैं। संतुलन का सिद्धांत, ठीक है, व्यक्तिकरण का सिद्धांत, ओवरलोड का सिद्धांत, रिकवरी का सिद्धांत और साथ ही प्रतिवर्त का सिद्धांत, विशिष्टता का सिद्धांत और विभिन्नता का सिद्धांत और स्थानांतरण संबंधी सिद्धांत, ठीक है। इसी को आप एक्सप्लेन करके लिख देना है आपको इसमें कि हाँ भाई किस चीज़ की बात की जा रही है। कोई भी आप 3 को लिख सकते हैं अपनी भाषा में एक्सप्लेन करके। इसमें एक्सप्लेनेशन नहीं है ना, लंबा हो जाएगा, ठीक है। चलिए, टूर्नामेंट के 3 प्रकार की बात करनी है। तो एक तो नॉकआउट टूर्नामेंट होता है जिसमें ए टीम टू बी टीम हो रहा है सीधे, और लीग टूर्नामेंट में होता है उसमें अधिक से ज़्यादा टीम होती हैं और सबको एक दूसरे के साथ मैच खेलना होता है, फिर उसके बाद फाइनल होता है। और कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट, चैलेंज टूर्नामेंट, ठीक है। तो इस प्रकार के टूर्नामेंट होते हैं। 34th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नॉकआउट टूर्नामेंट के में फीचर बनाने के लिए बाई देने के उद्देश्य और नियमों की व्याख्या करें। तो किस प्रकार से बाई का यूज़ किया जाता है, इसे हमने आगे भी एक ऐसा ही मिलता जुलता सवाल था जिसमें बाई की बात की थी हमने। तो बाई एक विशेष सुविधा है जो नॉकआउट टूर्नामेंट में किसी भी टीम को पहले राउंड के मैच खेले बिना अगले राउंड के मैच में प्रवेश दिया जाता है कि भाई आपने पहले राउंड का तो मैच खेला नहीं, आपको दूसरे राउंड में भेज दिया जाता है, सीधे दूसरे राउंड में। इसका मुख्य उद्देश्य सुनिश्चित करना होता है कि दूसरे राउंड की टीमों में की संख्या की शक्ति 2 हो, यानी कि 2, 4, 8, 16 आदि इत्यादि इस प्रकार से रहे, यानी कि 2 के जोड़ों में रहे ताकि फिक्सचर को आसानी से पूरा कर सकें, ठीक है। बाई किस प्रकार से दिया जाता है, तो यदि टूर्नामेंट में टीमों की संख्या 2 की शक्ति में नहीं है तो बाइयाँ जो है वो दी जाती हैं। अगर 2 की शक्ति में टीम नहीं चल रही है तो उसको अंदर हम बाई दे सकते हैं। बाई की संख्या टीमों की कुल संख्या के उच्चतर 2 की शक्ति के बीच में अंतस्पर्ध, जैसे 11 टीमें हैं तो 11 - 16 यानी कि 5 को बाई दिया जा सकता है। बाई देने का क्रम जो है आमतौर पर इस प्रकार होता है। पहली बाई जो है नीचले हाफ से आखिरी टीम को दी जाती है और दूसरी जो है ऊपर अपर हाफ से लेके सबसे पहली टीम को दी जाती है। तीसरी बाई, तो तीसरी बाई हाफ जो होता है उसे आखिर ये टीम तक दी जाती है। चौथी जो है निचले हाफ से लेके सबसे पहली टीम तक दी जाती है। इस प्रकार क्रम को बढ़ते हैं। स्वस्थ शिक्षा, हेल्थ एजुकेशन के किन्हीं 3 उद्देश्यों का वर्णन करो। तो स्वस्थ शिक्षा के किसी 3 उद्देश्यों का हमको के बारे में बताना है। तो स्वस्थ शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति के समुदाय और स्वैच्छिक रूप से व्यवहार करने और अपनाने और प्रोत्साहन किया जाता है। इसके अलावा 3 मुख्य उद्देश्य जो हैं वो निम्नलिखित हैं। तो इसके अलावा जो हमारे पास 3 मुख्य उद्देश्य हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं कि ज्ञान और जागरूकता को बढ़ाना है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ज्ञान और जागरूकता को बढ़ाना है, लोगों को स्वास्थ्य और बीमारी के कारण रोकथाम के तरीके, पोषण, व्यायाम और महत्व के बारे में सही और व्यापक जानकारी प्रदान करना है। इसका उद्देश्य स्वास्थ्य के संबंधी मिथकों और गलत धारणाओं को दूर करना है, ठीक है। सकारात्मक व्यवहार और कौशल का विकास करना। तो साथ ही इसका उद्देश्य क्या है कि भाई स्वास्थ्य शिक्षा का कि आपको सकारात्मक और कौशल विकसित कर सकें,
सकारात्मक व्यवहार यानी पॉजिटिव एप्टीट्यूड और कौशल का विकास करना है। व्यक्तियों में स्वस्थ जीवन शैली, आपकी जीवन शैली स्वस्थ होनी चाहिए। संतुलित आहार यानी बैलेंस डाइट, आपके खाने में हर प्रकार का पोषण हो। नियमित व्यायाम करना है और व्यक्तियों के बीच में स्वच्छता व व्यक्तिगत स्वच्छता पर ध्यान देना है। तो इस कौशल के व्यवहार को विकसित करना है और यह निर्णय और समाधान और तनाव प्रबंधन, ठीक है, स्ट्रेस मैनेजमेंट जैसे जीवन कौशल को भी मजबूत करता है। सकारात्मक दृष्टिकोण, पॉजिटिव एटीट्यूड और विश्वास को बढ़ावा देना है। लोगों में यह विश्वास पैदा करना है कि अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाने की क्षमता रखते हैं। आप में ये बात करनी है कि अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखना है। इसका उद्देश्य स्वास्थ्य के प्रति एक जिम्मेदार और सकारात्मक दृष्टिकोण, एक सकारात्मक एप्टीट्यूड विकसित करना है, जो उन्हें स्वस्थ विकल्प चुनने के लिए प्रेरित करे, जिससे वो अपने आप को स्वस्थ महसूस कर सकें। प्राणायाम की अवधारणा और किसी 2 प्राणायाम के लाभों की व्याख्या करें। तो प्राणायाम की अवधारणा, ठीक है, कि प्राणायाम की अवधारणा और प्राणायाम जो है दो संस्कृत शब्द से मिलकर बना है। एक होता है प्राण यानी कि जीवन शक्ति, और एक आयाम यानी कि इसको विस्तार देना या फिर नियंत्रित करना। तो यह श्वास को नियंत्रित करने और विस्तारिता यानी कि बड़ा करने और विनियमित यानी कि कंट्रोल करने की एक प्रक्रिया है, जिसमें का योग एक चौथा अंग है। इसके प्रमुख रूप से श्वास लेने पूरक, श्वास छोड़ने रेचक और श्वास को रोकने कुंभक के माध्यम से शरीर में प्राण ऊर्जा के प्रवाह को नियंत्रित किया जाता है। ठीक है, इससे हम क्या करते हैं, अपनी प्राण प्रवाह को रोक लेते हैं। किन्हीं 2 प्राणायामों के लाभ बताने हैं। तो प्राणायाम के 2 लाभ कौन कौन से हो सकते हैं? तो प्राणायाम के 2 लाभ है। एक तो भ्रामरी प्राणायाम के बारे में कई लाभ हम बता देते हैं। तो यह तंत्रिका को शांत करता है, तंत्र को शांत करता है, तनाव, चिंता और क्रोध को कम करने में सहायता करता है। यह एकाग्रता बढ़ाता है यानी कंसंट्रेशन पावर बढ़ा देता है, और स्मृति में सुधार करता है यानी हमारी याददाश्त को मजबूत करता है। रक्तचाप, ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में भी सहायक होता है। तो रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर वगैरह जो होती हैं उससे भी रुक जाता है। एक है उज्जयी प्राणायाम। तो उज्जयी प्राणायाम क्या करता है, थायराइड और अन्य जो चयापचय विकारों को विनियमित करने में मदद करता है, मन को शांत करता है, नींद की गुणवत्ता में सुधार करता है, और साथ ही यह गहरे विश्राम की स्थिति को पैदा करता है, और यह हृदय और फेफड़े और पाचन के अंगों को भी मजबूत करता है। तो ये उज्जैनी प्राणायाम के लाभ हैं। ठीक है, तो ये थे आपके 26 के 26 क्वेश्चन, जो कि एक सैम्पल पेपर था NIOS की तरफ से ही, जिसका हमने हिंदी ट्रांसलेशन किया और आपको उसको सॉल्व कराया। ठीक है, तो इसको आप होप आपका एग्ज़ाम अच्छा जाए। ठीक है, आप इसे एक बार देखेंगे, और बिल्कुल मैं ये नहीं कह रहा कि इसी जैसा एग्ज़ाम आ जाएगा, लेकिन हाँ कुछ इसके आसपास ही रहता है, और जिसका पेपर का स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल वैसा ही रहेगा। और कोशिश कीजिएगा कि आप सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें एटलीस्ट। ठीक है, चलिए, थैंक यू।